अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। चीन में सुकड़ती हुई आबादी और उम्र रसीदा वर्कफोर्स के मसले से निपटने के लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला किया है, जिसका इतलाक आइंदा साल से हो जाएगा। खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक चीन के पार्लियामान नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी ने नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मर्दों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 63 कर दिया गया है, जबकि ख्वातीन की रिटायरमेंट की उम्र 50 से बढ़ाकर 55 और 58 कर दी गई। ब्लू कॉलर मुलाजमत करने वाली ख्वातीन के लिए रिटायरमेंट की मौजूदा उम्र 50 साल जबकि वाइट कॉलर जॉब करने वालों की 55 साल है। चीन की आबादी और मईशत पर तहकीक करने वाले रिसर्चर शेवशियान पैंग ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच रहे हैं, जिससे पेंशन फंड पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट की उम्र का तयन 1950 की दिहाई में किया गया था, जब जिंदा रहने की मुतवक्किल उम्र 40 साल लगभग थी। चीन के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल 2023 के आखिर तक मुल्क में तकरीबन 300 मिलियन अफराद 60 साल की उम्र को पहुंच चुके थे, जबकि 2035 तक ये उम्र बढ़कर 400 मिलियन हो जाएगी, जो अमेरिका की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। पॉप म्यूजिक की दुनिया की बड़ी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की हिमायत करके इनकी सदारती मुहिम में नौजवान वोटर्स को हायल करने की कोशिश तो की है, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या टेलर स्विफ्ट का ये इक़दाम इंतखाबात के दिन कोई बड़ा असर दिखा सकेगा या नहीं। बरतानवी खबरसां एएनसी रॉयटर्स के मुताबिक डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और इनके हरीफ साबिक सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हर रोज़ एक नए अज़्म के साथ हक़ रायदही इस्तेमाल करने के ख्वाह वोटरों को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में इन्हें वोट दें। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने टेलर स्विफ्ट की कमला हैरिस के लिए हिमायत को मुस्तरद कर दिया और कहा है कि वो टेलर स्विफ्ट के मद्दा नहीं है। गुज़श्ता रोज़ टेलर स्विफ्ट ने 28 करोड़ 40 लाख फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान करते हुए लिखा था कि मैं अपना वोट कमला हैरिस को दूंगी क्योंकि वो हुकूक की जंग लड़ रही है। इनकी जानिब से अपने पुरसितारों को ये अपील भी की गई थी कि वो वोट के लिए खुद को रजिस्टर करवाएं। टेलर स्विफ्ट की जानिब से कमला हैरिस की हिमायत में की जाने वाली पोस्ट को 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की जानिब से लाइक किया गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने एक दौलतमंद कारोबारी शख्सियत की तरफ से अहलिया को तोहफे में दिए गए महंगे कपड़ों के हवाले से मालूमात ज़ाहिर न करने पर तहकीकात का सामना किया है। बरतानवी अखबार संडे टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लेबर पार्टी को अतियात देने वाली कारोबारी शख्स वहीद अली ने केयर स्टारमर की अहलिया की शॉपिंग के पैसे अदा किए और कपड़ों में जो तब्दीलियाँ करवाना थी इसका भी खर्च उठाया। ताहम जुलाई में बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने वाले केयर स्टारमर ने अहलिया को मिलने वाले तहफ़ ज़ाहिर न करके पार्लिमानी क़वानीन की खिलाफवर्जी की है, जिस पर इन्हें तहक़ीक़ात का सामना है। पार्लिमान की वेबसाइट पर वज़ीर-ए-आज़म के रजिस्टर्ड माली मामलात के हवाले से तफसीलात मौजूद है। तफसीलात के मुताबिक केयर स्टारमर ने वहीद अली से कई मरतबा अतियात लिए, जिनमें ऐनक, काम पर जाने वाले कपड़े और रिहाइश भी शामिल हैं। संडे टाइम्स का कहना है कि ये तमाम अतियात वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाहिर किए हैं, ताहम अपनी अहलिया को दिए गए कपड़ों के हवाले से मालूमात सामने नहीं लाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस 10 डाउनिंग स्ट्रीट के तर्जुमान ने खबरसां इदारे रॉयटर्स को भेजे गए बयान में कहा है कि केयर स्टारमर और इनकी टीम ने हुकाम के साथ मुशावरत की थी और यकीनन इस पर अमल दरामद किया होगा। तर्जुमान ने कहा कि रवां माह होने वाले पूछगछ के दौरान मज़ीद अशिया को जाहिर किया गया है। इजरायली फौज ने लेबनान के सरहदी गांव अल विजानी के मकीनों को गांव तर्क करने का हुक्म जारी किया। लेबनान की सरकारी खबरसां NCNNA के मुताबिक इजरायली फौज ने तैयारों के जरिए विजानी पर देहातियों से गांव को तर्क करने के हुक्म पर मबनी पर्चे फेंके हैं। हुक्मनामे में कहा गया कि हिजबुल्लाह आपके गांव से फायर कर रहा है, अपने घरों को फौरन खाली कर यहाँ से शुमाली गांव क़याम की तरफ चले जाएं। इस वक्त के बाद गांव में रहने वाला हर शख्स दहशतगर्द ख्याल किया जाएगा। विजानी के मुकामी ज़राए के मुताबिक इलाके के अवाम की अक्सरियत ने अपने घर खाली करने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ इजरायली फौज ने जारी करदा ऐलान में कहा है कि लेबनान के जनूबी सरहदी गाँव अल विजानी पर फेंके गए हकमिया पर्चे कमांडर्स जंजीर से बालारा कर फेंके गए हैं और वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू करवा दी गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी ने रूस को हथियारों की मुबैना बरामदात पर हालिया मगरबी पाबंदियों के असरात को मुस्तरद करते हुए इन्हें तेहरान की पॉलिसियों पर असरअंदाज होने का एक नाकाम हरबा करार दिया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान करते हुए यूक्रेन की जंग में रूस को बैलिस्टिक मिसाइल फराहम करने का इल्ज़ाम आयद किया था। ईरान ने 12 रूस को यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल के लिए हथियार भेजने की तरदीद की है।
ایران کی سرکاری خبررساں NCNA نے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے حوالے سے کہا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ مغربی ممالک ابھی تک نہیں جانتے کہ پابندیاں ناکام حربہ ہے اور وہ پابندیوں کے ذریعے اپنا ایجنڈا ایران پر مسلط کرنے سے قاصر ہے۔ ایران وزیر خارجہ نے پابندیوں کو دباؤ اور میعاد آرائی کا حربہ قرار دیا اور کہا کہ یہ تعاون کا حربہ نہیں۔ عباس عراقچی نے مزید کہا کہ ایران ہمیشہ سے دیگر ممالک کے ساتھ مذاکرات اور تعمیری بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن مذاکرات باہمی احترام پر مبنی ہو، نہ کہ دھمکیوں اور دباؤ پر۔ دوسری طرف ایران قومی اسمبلی کی انتظامی کمیٹی کے ترجمان علی رضا سلیمی نے مہر خبر ازاں ایجنسی کے لیے انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران نے روس کو بیلسٹک میزائل دینے سے متعلق G7 ممالک کے دعوے مسترد کر دیے۔ قومی اسمبلی کے معمول کے اجلاس میں بعض یورپی ممالک کے ایران مخالف بیانات پر غور کیا گیا اور کہا گیا کہ ایران نے نہ تو کسی ملک کو بیلسٹک میزائل دیے ہیں اور نہ ہی دے گا۔ سلیمی نے کہا کہ یہ دعوے پوری یورپی ممالک پر اسرائیلی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ واضح ہے کہ جرمنی، امریکہ، برطانیہ، اٹلی، فرانس، جاپان اور کینیڈا پر مشتمل G7 ممالک نے جاری کردہ تحریری بیان میں ایران کو یوکرین جنگ میں استعمال کے لیے روس کو بیلسٹک میزائل دینے کا قصوروار ٹھہرایا تھا۔ اسرائیلی فوج نے یمن کی طرف سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملوں کا اعلان کیا۔ اسرائیل کے فوجی ترجمان دفتر نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یمن سے پھینکا گیا بیلسٹک میزائل ملک کے مرکزی علاقے کی غیر آباد زمین پر گرا ہے اور متعدد مقامات سے حملے کا الارم سنائی دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر سے سنائی دینے والے دھماکے کی آوازیں فائر کیے گئے میزائلوں کی آوازیں ہیں۔ جن مقامات پر حفاظتی میزائل گرے ہیں ان کا تاحال جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسرائیل پولیس ترجمان دفتر نے کہا ہے کہ مقبوضہ دریا اردن میں فلسطینی زمین پر آباد کی گئی اسرائیلی رہائشی بستی موڈرن کے ٹرین اسٹیشن پر حفاظتی میزائل کے شارپنر گرے اور نقصان کا سبب بنے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے بن گور ہوائی اڈے کے جوار کے شہر لڈا کی کھلی اراضی میں گرنے والے میزائل ٹکڑے اراضی میں آگ لگنے کا سبب بنے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کی طرف سے بھی ملک کے شمالی علاقے حلیلے اور مقبوضہ گولان پہاڑیوں پر تقریباً 40 راکٹ گرائے جانے کا اعلان کیا۔ واقعے میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے شمال میں لبنان فرنٹ پر فوجی حملے وسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر آج اتوار کی صبح جاری حملوں میں نسل کش اسرائیل نے 6 بچوں سمیت 26 نہتے فلسطینیوں کا قتل کیا۔ غزہ کی پٹی کے شمالی قصبے بیت حانون پر توپ حملے میں 2 فلسطینیوں کو اور غزہ شہر کے دیگر 3 مختلف علاقوں پر فضائی حملوں میں 21 فلسطینیوں کو قتل کیا گیا۔ شہر کے الزیتون محلے کے زیتون شہداء اسکول پر کیے گئے حملے میں 2 بچوں اور 1 عورت سمیت 5 فلسطینی قتل کیے گئے۔ اسرائیل نے غزہ کے وسطی حصے میں واقع المغازی مہاجر کیمپ کے ایک گھر پر بھی حملہ کیا اور 2 فلسطینیوں کو مارا۔ جنوبی شہر خان یونس کے علاقے عطار میں مہاجرین کے خیمے پر بھی حملے کیے گئے اور 1 فلسطینی کو قتل کیا گیا۔ واضح ہے کہ اسرائیل 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی پر جاری حملوں میں کم از کم 16,715 بچوں اور 11,308 عورتوں سمیت 41,182 فلسطینیوں کو قتل اور 95,280 کو زخمی کر چکا ہے۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف میڈیا ریگولیشن نے کہا ہے کہ پبلک مقامات میں تصاویر یا ویڈیو بنانے سے پہلے اجازت نامے کا حصول ضروری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اتھارٹی نے کہا ہے کہ پبلک مقامات میں ویڈیو یا تصاویر بنانے کے لیے آن لائن NOC حاصل کرنا لازمی ہے۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ یوم الوطنی پر لوگ پبلک مقامات میں تصاویر لیتے ہوئے یا ویڈیو بناتے ہیں، وہ حب الوطنی کے اظہار کے لیے ایسا ضرور کریں، مگر ملک کے قوانین کا احترام بھی حب الوطنی کا ایک حصہ ہے۔ اتھارٹی نے کہا کہ آن لائن طریقے سے اجازت نامے کے حصول کے بعد پبلک مقامات کی تصاویر اور ویڈیو بنانے میں آسانی ہوگی۔ واضح ہے کہ اجازت نامے کے لیے اتھارٹی کی ویب سائٹ کا وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ سعودی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل نے انتباہ دیا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات تب تک معمول پر نہیں آ سکیں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آ جاتا۔ عرب نیوز کے مطابق لندن کے ایک تھنک ٹینک میں ایک گفتگو کے دوران امریکہ میں سابق سعودی سفیر نے غزہ جنگ کے پرامن عمل میں واشنگٹن کے کردار پر بھی بات کی اور یہ بھی کہا کہ کس طرح جنگ شروع ہونے سے پہلے کی بات چیت بڑے پیمانے پر مثبت رہی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان علاقائی سلامتی کو مضبوط بنانے اور اقتصادی تعلقات استوار کرنے کے لیے مذاکرات کی بحالی کا خواہش مند ہے، لیکن ریاض کے موقف یہ ہے کہ اگر وہاں ایک فلسطینی ریاست ہے جس کے وجود میں آنے کو اسرائیل قبول کرتا ہے تو پھر ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ شہزادہ ترکی الفیصل کا کہنا تھا کہ 7 اکتوبر سے پہلے بات چیت نہ صرف ان خطوط پر آگے بڑھی بلکہ مملکت نے ایک فلسطینی وفد کو بھی مدعو کیا کہ وہ آ کر امریکیوں سے براہ راست بات کریں کہ فلسطینی ریاست کی تشکیل کیا ہو سکتی ہے۔ میں ان مذاکرات سے واقف نہیں ہوں، اس لیے میں نہیں جانتا کہ فلسطینیوں اور امریکیوں کے درمیان کیا ہوا، لیکن مملکت کا موقف ہمیشہ
यही रहा है कि हम फलस्तीनियों के लिए बात नहीं करेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इस वक्त हमें पैगंबर आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहबरी की हमेशा से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। सदर एर्दोगान ने महकमा मजहबी उमूर की तरफ से इस्तांबुल में मुनक़िदा हफ्ता मिलादुन नबी की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में क़ल्बी जोग्राफिया के तमाम बहन भाइयों को सलाम भेजा और कहा है कि मैं फ़लस्तीन के दिलेर औलाद और अपने मुल्क की तरफ से इन्हें दिली सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि यह खूबसूरत रात फ़लस्तीन के मजलूमों समेत दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में जुल्म का सामना करने वाले तमाम इंसानों के लिए वसीला नजात बने। सदर एर्दोगान ने कहा कि यह दौर जिससे हम गुजर रहे हैं इसमें एक इस्लामी तर्ज हयात और तर्ज फ़िक्र का मालिक होना दुश्वार हो गया है। इस दौर की ज़रूरत है कि बदल अदा किया जाए और पहले से कहीं ज़्यादा जद्दोजहद की जाए। इस वक्त हमें अपने रास्ते को रोशन करने के लिए पैगंबर आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहबरी व हिदायत की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। वाज़ह के कल रात मिलादुन नबी की रात थी। तुर्किया भर में इस रात को इबादत और खुसूसी दुआ से मनाया गया। तुर्किया महकमा मजहबी उमूर हर साल ईद मिलादुन नबी की मुनासिबत से हफ्ता भर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क मुतअद्दिद तक़रीबात का एहतराम करता है। इस हफ्ते में सीरतुन नबी के मौजू पर तसन्निफ़ की गई किताबों की रोनमाई की जाती है और सेमिनार किए जाते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नह्यान ने कहा है कि जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनती, मुत्तहिदा अरब इमारात तनाज़े के ख़ात्मे के बाद गाज़ा की पट्टी की हिमायत के लिए तैयार नहीं है। अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नह्यान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में एक बयान में कहा है कि इनका मुल्क फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर गाज़ा में जंगबंदी के अगले एक दिन की हिमायत के लिए भी तैयार नहीं है। यह हालिया अरसे के दौरान बहुत सी इजरायली और मगरबी रिपोर्ट्स के बाद सामने आया, जिसके बारे में उन्होंने गाज़ा में हो रही जंग को अगले दिन कहा था। इसमें इस पट्टी और इसमें हमास के मुस्तकबिल के लिए एक विजन तरतीब दिया गया था। वाज़ह के गुज़श्ता जुलाई में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के दौरे वाशिंगटन से चंद रोज़ कबल इजरायली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को मुस्तरद करने की एक करारदाद मंजूर की थी। 3 यूरोपीय ममालिक स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने मई में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। इसके बाद जून में आर्मेनिया अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की इस अक्सरियत में शामिल हो गया जिन्होंने रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम किया है।